हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 2024 का सेट 3 पढ़ाऊंगी और सेट 3 जो है ये एच एक्स सेट है। ठीक है, तो इसमें खंड अ और इसमें खंड आ में 20 क्वेश्चन है और वो बहुविकल्पी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या है, यदि 26 और 156 का लासा इतना है तो मासा HCF का मान होगा। यानी कि लासा दे रखा, हमको मासा निकालना है, तो बस मासा कैसे निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, मासा बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या होता है, लासा। तो बस दो संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक 26 है, दूसरी 156 है, और लासा हमको दे रखा है 156। तो बस 156 से 156 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या 26 आ जाएगा। यानी कि इसका जो ये बी ऑप्शन है फिर ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। यानी कि हमको ये बताना है कि कौन सी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब सह अभाज्य संख्याओं का मतलब ये 1 हो गया। ठीक है, ये 1 हो गया। अब यहाँ पर 2 सह अभाज्य संख्याओं का मतलब क्या होता है कि अगर इनके फैक्टर करें, ठीक है, कि इनके फैक्टर करें और इनके फैक्टर आपस में कहीं पर भी मैच ना करें तो वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब जैसे कि फैक्टर का मतलब है 14 और 35, अगर हम इनके फैक्टर करते हैं तो 2 गुणे 7 और इसका फैक्टर क्या होगा 5 गुणे 7, तो 7 और 7 तो आपस में मैच कर रहा है ना। यानी कि फैक्टर आपस में मैच नहीं करने चाहिए, तभी वो सह अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी। अब जैसे 18 है, बी वाला 18 और 25, तो 18 के लिए हम लिख सकते हैं ये 18 है। ठीक है, तो 18 के लिए हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3, भाई 2 तियां 6 तियां 18, और 25 के लिख सकते हैं 5 गुणे 5, ये 25, 25 का 5 गुणे 5 हम लिख सकते हैं, और 18 के लिए हम ये लिख सकते हैं। तो अब इसके फैक्टर और इसके फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं, यानी कि 1 को छोड़कर, भाई 1 तो मैच करेगा, 1 इसमें भी लिख सकते हैं, 1 इसमें भी लिख सकते हैं, तो 1 को छोड़कर और कोई भी फैक्टर मैच नहीं करना चाहिए, तो वो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बस ये बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि इसमें कोई फैक्टर मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बाकी इसमें तो 7 मैच कर रहा था, अब अगर इसके भी फैक्टर करेंगे तो इसमें 31 खुद ही मैच करेगा पूरा का पूरा। 32 ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, यानी कि इसमें 2 मैच कर जाएगा, तो फिर इसका बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, बिंदुओं 5, 0, -12 और 0 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है, यहाँ से लगाते हैं नंबर, इसका 3 लगाते हैं, ओके 4 नहीं 3। तो फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अच्छा, y2 और y1 ये दोनों 0 हैं, तो ये टर्म तो लिखेंगे ही नहीं, या फिर एक बार लिख देंगे। तो यहाँ क्या 12 -5, भाई 12 यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ माइनस हमें लगाना है फार्मूले की वजह से, तो -12 -5 इसका होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या प्लस, यहाँ 0 यहाँ 0, तो ये तो 0 टर्म पूरा खत्म हो जाएगा। 12 5 कितने 17, तो 17 का स्क्वायर कर देंगे, भाई ये 17 बन 17 का स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद क्या, ये रूट ऑफ है और ये 0 है, तो 0 वाला टर्म छोड़ देंगे, ये हटा दिया जाएगा। अब ये जो रूट ऑफ है ना, ये इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है, यानी कि आंसर क्या आएगा, इसका 17 आंसर आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि सारे के सारे जो दूरियां होती है ना, दूरियां पॉजिटिव में ली जाती है, नेगेटिव नहीं ली जाती है, इस वजह से जिसका आंसर आएगा वो 17 आ जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचे। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, इसको कैसे करेंगे, 35, 56 और 91, सबसे पहले क्या इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालना है तो फिर 2 से कट करेंगे, 35 तो नहीं कट होगा, 56 तो ये 28 आ जाएगा, 91 भी नहीं कट होगा। अब फिर से 2 से, क्योंकि ये कट हो रहा है, तो 35 यहाँ 14 हो जाएगा, यहाँ 91 ऐसे ही रहेगा। फिर 2 से करेंगे, 35 नहीं होगा, ये 7 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। अब इसको 5 से कर लेते हैं, तो 5 7 जा 35, ये 7 और ये 91। अब 7 से करेंगे, 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, और यहाँ पर 7, 13 7 जा 91 होता है, तो यहाँ 13 लिख देंगे। अब 13 से कर लेंगे, तो 13 पूरा 1 1 1 आ गया। अब इसका क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का मतलब है 2 × 2 × 2 × 5 × 7 × 13, इतना हो गया। तो अब 13 7 91, यहाँ 91 आ रहा है। ठीक है, ये 91 बना लिया हमने। अब 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, 20 दूनी कितना 40, तो मल्टीप्लाई 40 ऐसे कर लेते हैं। तो 0 लगा लेंगे, फिर 4 एकम 4 और 4 नाम 36, यहाँ 36 आ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या बताया था कि विभाजित करने पर प्रत्येक दिशा में 7 शेषफल होना चाहिए। तो 7 शेषफल कब होगा, जब इसमें हम 7 जोड़ देंगे। तो कहने का मतलब है 36 40 आया है, तो यहाँ पर 36 47, ठीक है, फिर ये आंसर आ जाएगा 36 47। तो इसका जो ये है
सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा 3647। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल होगा। तो योगफल वाला फार्मूला लगा देंगे और 8 के 15 गुणज पूछे हैं हमको, ठीक है, तो ये यहीं पर लगाते हैं साइड में। तो क्वेश्चन नंबर ये 5 है। अच्छा, इसमें क्या कहा, 8 के प्रथम 15 गुणज, तो 8 का पहला गुणज तो 8 होगा, दूसरा 16 होगा, फिर 24 होगा, ऐसे डैश 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 होगी, कहाँ तक 15 गुणज लेने हैं, यानी कि 15 अट्ठे 120। ठीक है, 120 समझ में आया, क्योंकि 8 के 15 गुणज लेने थे तो सीधे हम 8 की 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो लास्ट वाला टर्म हमें पता चल गया। अच्छा, इसमें या तो फिर हम ये फार्मूला लगाएं n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या तो ये फार्मूला लगाएं तब भी आंसर सेम आएगा। और अगर हम ये फार्मूला न लगा के n/2a प्लस l लगाएं तब भी आंसर सेम आएगा। तो हम ये लगाएंगे, इससे हमें ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो n/2, अच्छा n इसमें कितने 15 गुणज है टोटल, भाई टोटल n 15 है, तो 15/2 लिख देंगे। ए क्या पहली संख्या 8 है, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। और l क्या है, l 120, क्योंकि जो लास्ट टर्म होता है वो l होता है, तो l यहाँ पर क्या 120 है, तो 15/2 इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 120 में अगर हम 8 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा, 2 से कट कर देंगे, 2 चंग 12 और 2 चौके 8। अब 15 का 64 से गुणा कर देंगे, तो 15 चौके 60, 60 का 0 हासिल 6, और 15 छक्का 90, 90 में 6 जोड़ेंगे तो 96, यानी कि 960 आ रहा है। तो इसका जो ये ए ऑप्शन है, 5 का जो ये ए ऑप्शन है 960, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर हम इसको इस फार्मूले से भी लगाते ना तो भी सेम आंसर आता है। n की वैल्यू 15 है तो 15 रख देंगे, a की वैल्यू 8 है तो 8 रख देंगे, फिर n-1, तो यहाँ कितना 15-1 यानी कि 14 हो जाता है, और d की वैल्यू इनका अंदर निकालेंगे, तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, यहाँ d की वैल्यू रख देंगे। तो आप अगर लगा के देखिए, इस फार्मूले से भी लगाना चाहेंगे तो भी आंसर 960 ही आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि द्विघात समीकरण x² प्लस 2x माइनस p इक्वल टू 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर एक मूल -2 दे रखा है तो p का मान क्या होगा वो पूछा है, तो बस ये इक्वेशन में जहां जहां x है वहां पर क्या -2 रख देंगे। तो 6 यहाँ से लगा लेते हैं कि x² प्लस 2x माइनस p बराबर क्या 0। तो x की जगह हमें क्या रखना है, -2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ 2 और यहाँ पर भी -2 और यहाँ -p बराबर 0। तो -2 का स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 4 हो जाएगा। यहाँ अच्छा ये वाला माइनस इस प्लस को क्या माइनस करेगा, तो यहाँ माइनस लगाना है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, -p बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 4 से 4 तो कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब p की वैल्यू 0, और 0 ना माइनस का होता है ना प्लस का, इसका मतलब क्या कि p की वैल्यू 0 आ रही है। तो 6 वाले का ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु, तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई बिंदु है 5 और -2 तथा -3 और 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। अच्छा, इसमें एक्स अक्ष बोला है, तो एक्स अक्ष का मतलब है कि y पर 0 लेना होता है पॉइंट, तो जो बिंदु होंगे एक्स अक्ष के लिए वो x, 0 लेना है हमको। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्स अक्ष पर बिंदु, वो बिंदु कौन से लेने हैं हमको, x, 0। ठीक है, और दो बिंदु हमको पहले से पता है, और कौन कौन से बिंदु पता है, एक इसमें है 5, -2 और दूसरा है -3, 2। ये बिंदु हमको पहले से पता है, दे रखे हुए हैं। ठीक है, अब समदूरस्थ है, समदूरस्थ का मतलब इसकी दूरी और इसकी दूरी, यानी इन बिंदुओं की दूरी और इन बिंदुओं की दूरी इक्वल है। तो कैसे दिखाएंगे, फार्मूला लगा देंगे क्या, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम फार्मूला यहाँ पर भी वही लगा देंगे क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पर भी ऐसे ही लगा देंगे। तो अब ये क्या है, इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको x2, या फिर इसको x1 इसको x2 कुछ भी मान सकते हो, इसको x1 माना है हमने। तो x - 5 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 0, तो 0 माइनस और माइनस पहले से, तो 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मान लिया। अच्छा, स्क्वायर से स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये x - 3, तो यहाँ क्या लिखेंगे x + 3, क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस है। ठीक है, तो यहाँ x + 3, तो इसका होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या 0 -2, तो यहाँ क्या हो जाएगा +2। अच्छा, यहाँ ऑलरेडी प्लस है तो फिर यहाँ माइनस ही रहेगा। ओके, तो 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब इसका फार्मूला खोलेंगे, इसका फार्मूला खोलेंगे, तो इसका फार्मूला खोलेंगे x², यहाँ 25 और यहाँ 5 दूनी 10, 10x हो जाएगा। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसका फार्मूला खोलेंगे, x² + 9 + 6x प्लस कितना, यहाँ पर -2 का स्क्वायर है तो माइनस वाला तो प्लस हो जाएगा, यानी कि 4। ये 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, x² से x² भी कैंसिल हो रहा है। क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ 10x है और यहाँ 6x है, तो माइनस का 10x, ये यहाँ लाएंगे तो माइनस का 6x बराबर, यहाँ क्या 9, तो ये 25 में आ जाएगा तो माइनस का 25 हो जाएगा।
इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 16x। ठीक है, यहाँ कितने, माइनस के 16, 25 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x बराबर 16/16। इसका मतलब एक x की वैल्यू 1 आई है। तो जो पॉइंट्स है हमारे क्या थे, एक मिनट, यहाँ y बनाना है तो x, y पॉइंट क्या थे, 1, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, 1, 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। तो हमको ये बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी, इसमें से क्या सही होगा, क्या वास्तविक और समान आएंगे, या फिर काल्पनिक आएंगे, या फिर वास्तविक और असमान आएंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो चलिए सबसे पहले यहीं पर, अच्छा ये छोटा सा सवाल है तो यहाँ साइड में सॉल्व करके आपको बता देते हैं कैसे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्या 2x² - 5x + 4 = 0, और यहाँ इसका डिस्क्रिमिनेंट डी निकालेंगे, क्या, b² - 4ac। इसी के आधार पर तय होता है कि मूल कैसे आएंगे, यानी उनकी प्रकृति कैसे आएगी। b का स्क्वायर यानी कि -5 का स्क्वायर, -4 इंटू ए की वैल्यू 2 है, इंटू सी की वैल्यू कितनी 4 है, तो यहाँ माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, 25 25, यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस, अब 4 चौके 16 और 16 दूनी 32, यहाँ 32 हो जाएगा। अब इनको आपस में घटाएंगे तो माइनस का 7 आएगा। अच्छा, जो ये माइनस का 7 आया है ये क्या है, ये 0 से छोटी संख्या है, लेस देन 0 है। जब ये 0 से छोटी संख्या है, जब भी माइनस की संख्या यहाँ पर आएगी तो मूल कैसे होंगे, मूल हमेशा काल्पनिक आएंगे। ठीक है, काल्पनिक यानी कि वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं को ही हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो ये बी ऑप्शन है 8 का, ये सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे, तो वो समरूप कब होते हैं, यदि इनके संगत कोण बराबर हों। हाँ, तो संगत कोण तो बराबर होने चाहिए। ठीक है, दूसरा है, यदि इनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, ये भी सही है कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। सी है, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन गलत है। इसका मतलब ये सी ऑप्शन पे टिक करेंगे, क्या, ए और बी दोनों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही होने चाहिए, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा और इसको टिक करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है, चित्र। अब एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है, क्या है, ट्राइंगल ओ डी सी। तो ये रहा ओ, ये रहा डी सी। ओ डी सी मतलब ये वाला ट्राइंगल। फिर ओ बी ए, ओ बी ए का मतलब ओ बी ए, ये वाला ट्राइंगल। दोनों ट्राइंगल क्या है, समरूप है। ये निशान ऐसे लगा हुआ है, मतलब ये दोनों ट्राइंगल समरूप हैं। फिर अब बोला बी ओ सी। अच्छा, बी ओ सी कहाँ है, ये रहा बी, ये ओ, ये सी, इतना पोर्शन। ठीक है, ये जो ऐसे बना हुआ है ये 125 है। सी डी ओ, सी डी ओ ये वाला है 70 डिग्री का। हमें ओ ए बी का मान निकालना है, तो ओ कहाँ है, ओ ये है, ए ये है, बी ये है, तो ओ ए बी मतलब हमको ये वाला मान निकालना है। ठीक है, ये वाला मान निकालना है। अच्छा, अब जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, तो जो जितना मान इसका आएगा उतना ही मान इसका आएगा। ठीक है भाई, ये 70 है तो ये भी 70 हो गया, एकांतर कौन सा, ये 70 है, ये भी 70 है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 125 है। ठीक है, तो ये अगर हम ये वाली लाइन, अच्छा इसको हम आपको इसमें समझाते हैं, यहाँ दीजिए साइड में, यहाँ समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ये चित्र बना हुआ था, कुछ इस तरह का चित्र बना हुआ है ऐसे करके, ये ऐसे बना हुआ है चित्र। ये वाला दिया है 125 दे रखा है, ये दिया है 70 डिग्री। अच्छा, ये जो सीधी लाइन है जिसकी बात कर रहे थे, कि जो ये सीधी लाइन है, अगर ये 125 है तो इतना कितना होगा भाई, ये पूरी लाइन 180 की होती है। जब ये 125 है तो इतना कितना, हमारा 55 ही तो बचेगा। ठीक है भाई, हमारा इतना 55 ही तो बचेगा। तो जब ये 55 है, इसका मतलब ये भी 55 हो गया, ये 55 हो गया, ये 70 है, तो एकांतर कोण से फिर ये भी 70 हो गया। ये 55 है, ये 70 है, और 180 में से, ठीक है, 180 में से जब ये घटाएंगे ना हम, तो ये वाला कोण निकल के आ जाएगा, और यही वाला कोण हमको पूछा है। यानी कि 70 और 55 आपस में जोड़ेंगे तो 55 और 70, 5 7 5 12, 125 आ गया। अब 180 में से अगर हम 125 घटाएंगे तो वापस 55 आ जाएगा, यानी इस वाले का आंसर क्या आएगा, 55 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको, ये वाले का आंसर 55 डिग्री आ जाएगा। तो बस इसमें क्या, सीधे सीधे ऑप्शन टिक कर देंगे, क्योंकि ऑप्शनल है, इसमें कुछ लगाना तो होता नहीं है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या, 55 डिग्री। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा के बराबर है, तो जो थीटा होगा, जो थीटा का मान आएगा, वो 0 और 90 के बीच में होना चाहिए, या फिर 0 होना चाहिए, या फिर 90 होना चाहिए। तो फिर थीटा का मान क्या होना चाहिए, तो हम जानते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा का मान कब बराबर होता है, केवल 45 डिग्री पे इनका मान बराबर होता है, और कहीं भी इनका मान बराबर नहीं होता है। केवल और केवल 45 डिग्री पर दोनों का ही मान बराबर होता है, तो इसका मान कितना, 45 आ जाएगा। वैसे इसको कर भी सकते थे, देखो कैसे कर सकते थे इसको, मैं यहीं पर समझाया दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या लिखा हुआ था कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ये लिखा हुआ है। तो अगर साइन थीटा और ये कॉस थीटा अगर हम बटे में ले जाते तो यहाँ बटे में आ जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो साइन बटे कॉस क्या बन जाता है, टैन थीटा, और यहाँ क्या 1 है,
तो tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है? tan 45 की, सीधी सी बात है। तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या? 45 डिग्री। यहाँ थीटा बराबर 45 डिग्री, ये हम कह सकते हैं। तो बस सीधी सी बात है कि इसका जो आंसर है 11वें का, ये क्या बी सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ क्या है? 12वां क्वेश्चन है साइन 15 बटे कॉस 75। ठीक है, यहाँ 15 है और यहाँ 75 है, तो इसका आंसर 1 आता है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया कि इसका आंसर हमेशा 1 आता है। क्यों? क्योंकि हमें किसी एक को चेंज करना होता है और एक वैसे ही रह जाएगा। चलिए मैं इसको भी यहीं पर कहीं समझाए दे रही हूँ आपको। चलिए यहाँ देख लीजिए, साइड में लिखा हुआ है कि साइन 15, तो यहाँ क्या है? कॉस 75। अब एक को चेंज करना है, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? इसको साइन 90 माइनस 75, यही तो लिखेंगे। ऊपर वाले को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 75। 90 में 75 घटाएंगे तब तो 15 बना होगा। फिर यहाँ क्या है? कॉस 75। हम ये फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और ये हमारा थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं? ऊपर वाले कॉस थीटा। थीटा मतलब क्या? 75। और यहाँ पर भी क्या है? कॉस 75। एक पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 1 आंसर आ गया। तो इन सवालों को ना हम बस देखकर थोड़ा सा अगर सोचेंगे क्या क्या हो सकता है इसका आंसर, तो तुरंत इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका ए ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 है। साइन टू पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू पावर 4 थीटा का मान होगा। तो इसको हम आपको लगा के थोड़ा समझाते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझा दे रही हूँ कैसे करना है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, ये हमको दे रखा है। यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे? साइन थीटा और ये कॉस थीटा यहाँ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा लिख देंगे। अब साइन थीटा और ये कॉस थीटा बटे में आ जाएगा, बराबर क्या? यहाँ 1 हो जाएगा। फिर साइन बटे कॉस क्या? टैन थीटा बन जाता है, तो ये टैन थीटा हो गया और यहाँ 1। अब टैन में 1 किसकी वैल्यू होती है? टैन 45 की, सीधी सी बात है। टैन से टैन कैंसिल हो जाएंगे, हालांकि ये कैंसिल करते नहीं, लेकिन ये मान लेते हैं कि टैन से टैन कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू क्या आई है? 45। थीटा की वैल्यू 45 आ गई है। बस तो क्या करना है, जो हमारा क्वेश्चन दे रखा था कि साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, इसमें मान रख देंगे। तो साइन थीटा, इसका मतलब क्या कि साइन 45 इस पूरे की घात 4, और यहाँ पर भी क्या? कॉस 45 इस पूरे की घात भी कितना? 4। तो साइन 45 का मतलब 1/√2, इसकी घात कितना? 4। और यहाँ पर भी 1/√2, इसकी घात भी 4। तो यहाँ 1/2 भाई। अच्छा, जब ये स्क्वायर होता है इसका, तो 1/2 बनाएगा, फिर स्क्वायर हो जाएगा तो फिर से 1/2 बनाएगा, प्लस यहाँ पर भी 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। यहाँ 1/4 हो गए, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा। इनको आपस में जोड़ेंगे तो 2/4 कट कर देंगे, 2 तो 1/2। ठीक है। अच्छा, ये आप अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आया मैंने कैसे किया, तो मैं यहाँ और समझाई दे रही हूँ। एक ये लिखा हुआ है कि 1/√2 इसकी घात 4 लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसको कैसे? 1/√2, फिर से 1/√2, फिर से 1/√2, और यहाँ पर क्या? फिर से 1/√2, ये 4 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा, √2 की √2 से कितना? 2 आ जाएगा। फिर वही ये दोनों हो गए, अब ये दोनों बचे, तो 1 की 1 से 1 हो जाएगा, √2 की √2 से 2 हो जाएगा। तो ये ऐसे हमने लिखे थे यहाँ पर। ठीक है, तो जो इसका आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है कि इसका 13वें का फिर ये बी ऑप्शन 1/2 ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 है सेक ए प्लस टैन ए। ठीक है, ये एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए का मान होगा, और हमें इसका मान बताना है। ठीक है, तो लगाते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 14 डाल देते हैं इस तरफ, और यहाँ पे लगाते हैं क्या? सेक ए प्लस टैन ए, और दूसरे ब्रैकेट में है 1 माइनस साइन ए, ये हमको इसका मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सेक ए को हम लिख सकते हैं 1/cos ए, और टैन ए को क्या लिख सकते हैं? साइन ए बटे में क्या? कॉस ए, ये लिख लिया हमने। इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देंगे, इसको कुछ भी नहीं करेंगे, कि जैसे लिखा है ना वैसे ही यहाँ पर लिखा रहेगा फिलहाल। अब यहाँ से कॉस ए तो कॉमन ले लेंगे, यहाँ ऊपर क्या बचेगा? 1 प्लस साइन ए, और ये क्या है? ये यहाँ पर 1 माइनस साइन ए है। तो यहाँ, ठीक है, यहाँ और यहाँ क्या फार्मूला लग जाएगा? क्या? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है? कॉस ए। अब 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कॉस स्क्वायर है भाई, यही तो लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। और यहाँ पर क्या? कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ ए की कॉस ए बचेगा। तो जो आंसर आ रहा है वो कॉस ए आ रहा है, यानी कि इसका ये डी ऑप्शन है 40 नंबर का, तो ये डी ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 है इसका चित्र में। अब एक चित्र बना हुआ है यहाँ पर, चित्र में बिंदु ओ को बिंदुओं, तो बिंदु ओ ये है, ठीक है, तो बिंदु ओ को बिंदुओं ए और पी से देखने पर, अब इस ओ बिंदु को कहाँ से देखना है? एक तो पहले हमें ए से देखना है, दोबारा पी से देखना है। देखने पर अवनमन कोणों की माप होगी, तो अवनमन कोण क्या बनेंगे वो हमको बताना है।
तो अगर हम ए बिंदु से देख रहे हैं, अच्छा यहाँ तो पूरा 45 बन रहा है, यहाँ तो दिख रहा है 45 बन रहा है, तो पहला माप तो 45 ही होगा। तो 45, अब 45 इसमें दो जगह लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है बाद में देखेंगे। टी से देखने पर, अब टी से अगर हम देख रहे हैं तो ये 60 है, लेकिन 60 ये अवनमन कोण थोड़ी ना है। अवनमन कोण तो ये ऐसे बनता है भाई, अवनमन कोण जैसे मान लीजिए कोई ये है, ऐसे यहाँ नहीं, यहाँ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर कहीं खड़े हैं और हम ऐसे नीचे को देख रहे हैं ऐसे करके, तो अवनमन कोण तो ये वाला होता है, ये वाला अवनमन कोण होता है। तो यहाँ कुछ भी दे रखा हो हमें, उससे क्या मतलब है, अवनमन कोण हमारा ये होता है जो, तो कहने का मतलब अगर ये 60 दे रखा है तो यहाँ पूरा कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पूरा 90 डिग्री होगा, तो यहाँ इतना कितना बचा, ये 30 डिग्री का बचेगा। तो जो अवनमन कोण है इसका 30 डिग्री होना चाहिए, तो फिर इसका ये बी ऑप्शन सही होगा। पहला तो 45 और दूसरा ये 30, क्योंकि ये इतना लेना है हमको, ये ऊपर वाला पोर्शन, तो 30 डिग्री, फिर इसका बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी त्रिभुज एबीसी में, अब कोई ट्राइंगल हमें एबीसी लेना है, उसमें जो एंगल सी है यानी कोण सी है वो 90 डिग्री लेना है, और tan एक ही वैल्यू दे रखी है, क्या, 1/√3। तो इसमें कोई चित्र ही बनाते हैं, क्योंकि चित्र बनाकर आपको समझाएंगे तो ज्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए हमने कोई समकोण त्रिभुज बना लिया जिसमें ये सी है और सी क्या है, 90 डिग्री है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। अब tan, अच्छा हमें मान किसका दिया हुआ है, tan ए का मान दिया हुआ है 1/√3, ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये √3 है। तो tan का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो क्या होता है, L/A होता है, लंब बटे आधार होता है, यानी कि ये एक तो लंब है, ये लंब हो गया, और आधार कितना है, √3, ये √3 हो गया। तो हमें पाइथागोरस प्रमेय से ये निकालना है, कर्ण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर, और यहाँ √3 का स्क्वायर, यहाँ क्या होता है k का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा k, और जो ये 2 है ना यहाँ जाके रूट ऑफ बन जाएगा, जो स्क्वायर है ना ये तो रूट ऑफ बन जाएगा। ये 4 हो गया, और 4 का कितना 2 हो जाता है, तो ये जो k है ये 2 आ गया, यहाँ पर k की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। अब हमको निकालना है किसका मान है, तो हमको बोला है कि ये साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसको लिखेंगे क्या, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू क्या, साइन बी। अच्छा साइन ए का मान क्या होगा, अब देखिए ए के लिए ये लंब है, ठीक है, ए के लिए तो ये लंब रहेगा, तो साइन ए होता क्या है, लंब बटे कर्ण, यानी कि 1/2, तो ये हो गया लंब बटे कर्ण, गुणे साइन बी, और बी के लिए ये वाला लंब रहेगा, लेकिन बी का होता क्या है, आधार बटे कर्ण, तो ये तो लंब है, फिर आधार क्या हुआ, ये आधार हुआ, तो 1/2, यहाँ पर भी क्या 1/2 प्लस कॉस ए। अब कॉस ए, तो ए तो ये है, तो ठीक है, ए ये है, इसके लिए लंब ये हुआ, तो आधार ये हुआ, और कॉस के लिए क्या, आधार बटे कर्ण, √3/2, तो यहाँ से क्या √3/2 इंटू, इंटू का मतलब गुणा, और साइन बी, बी यहाँ है, इसके लिए क्या लंब होगा, इसके लिए लंब ये हो जाएगा, तो क्या √3/2, यहाँ पर भी क्या √3/2 ये लिखना था हमको। अच्छा ये एक एक का मल्टीप्लाई 1, और यहाँ 2, √3 मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी 2 दूनी 4 ही लिखना था, मैंने 2 लिख दिया। यहाँ इन दोनों को जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, और 4 4 का जो एलसीएम है वो 4 ही आएगा, तो इसलिए ऊपर सिर्फ जोड़ ही देंगे, कट कर देंगे, कितना 1 आ जाएगा। यानी कि इस पूरे की जो वैल्यू आ रही है वो क्या 1 आ रही है, ये 1 एक वैल्यू आ रही है। तो जो इसका ये सी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। अच्छा इसका एक तरीका और था जो बहुत ही सिंपल तरीका था, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने नहीं बताया, चलो बता देते हैं इसका वो तरीका भी। हमें क्या दे रखा था कि जो कोण सी है वो 90 डिग्री है, ठीक है, और ये कहा था, एक मिनट, ये कहा था कि साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, इसका मान निकालना है, और इसका एक फार्मूला होता है। अच्छा फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी, इसका ये फार्मूला होता है। अब जो सी है वो 90 डिग्री है, समझना, जो सी एंगल है वो 90 डिग्री है, तो बाकी ए प्लस बी एंगल भी तो 90 डिग्री होंगे। क्यों 90 डिग्री होंगे, क्योंकि सबका जो सम होता है वो 180 होता है, यानी कि जो ये सी एंगल है जब वो 90 है तो ए प्लस बी भी तो 90 होगा, तब तो 90 और 90 मिला के 180 बना होगा। इस वजह से ए प्लस बी है, इसको हम 90 डिग्री सीधे सीधे मान लेंगे, तो ये 90 डिग्री हो गया। अब साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, हम जानते हैं, तो सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। पर ये आपको करना नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट हाँ ऑप्शनल है, तो आप अगर आपको करना है इस तरह से तो ऑप्शनल में ये तरीका काम आ सकता है, कि अगर आपको ऑप्शनल में टिक करना है तो ये तरीका आप लगा लें, क्योंकि ये कोई नोट तो करेगा नहीं, कोई देखेगा तो ये नहीं, बस आपके ऑप्शनल देखेगा आपने उसमें क्या फिल किया और क्या नहीं फिल किया, ठीक है। तो चलिए इसका फिर ये कौन सा, ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, तो घड़ी की जो मिनट वाली सुई है उसकी जो लंबाई है, यानी कि जो वो आर दे रखा है, त्रिज्या हमको यहीं पर लगाते हैं, तो जो आर दे रखा है, आर वो हमें आर ही दे रखा है, जो त्रिज्या दे रखी है हमको आर ही दे रखी है। फिर 1 मिनट में, अच्छा 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए, देखिए 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होगा, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है।
तो सीधी सी बात है, हम जानते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 और पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या होनी चाहिए, अब देखिए जो कि घड़ी जैसे होती है, यहाँ पर मिनट वाली सुई ऐसे ऐसे करके चलेगी, ऐसे करके, तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में कितना कोण बनाएगी ये पूछा है, तो 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है, ठीक है, 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है। तो हम लिख भी दे रहे हैं कि 60 मिनट में कितना 360 का कोण बनाएगी, तो 1 मिनट में कितना 360 बटे में कितना 6 कर देंगे, बटे में 60 कर देंगे, तो ये कट हो जाएगा यहाँ से 6, तो 6 डिग्री का कोण बनेगा। बस इसमें मान रख देना है हमको। तो मान कैसे रखना है, थीटा की जगह कितना 6 लिख देंगे और बटे में क्या 360 है, और यहाँ पाई आर स्क्वायर, और आर का मान तो हमें रखना नहीं क्योंकि आर तो आर ही लेना है। यहाँ कट कर देंगे 6 कम से 36 60, यानी कि पाई आर स्क्वायर और बटे में कितना 60। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा क्या, पाई आर स्क्वायर बटे 60। तो इसका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 60, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18 है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ठोस अर्धगोला है जिसका व्यास दे रखा है, यहाँ लगाते हैं, ठीक है। अब आर हमको दे रखा है, अच्छा व्यास, व्यास का मतलब है, व्यास हमको दे रखा था 2r, 2r हमको दे रखा है 1/2, तो फिर आर क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि ये 2 यहाँ आ जाएगा, या फिर यूं कह सकते हैं कि 2 से इसमें भाग करेंगे तो फिर 1/4, तो आर है 1/4। और हमें क्या निकालना था, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 3 पाई आर स्क्वायर, ये होता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ 3 तो ऐसे लिखा रहेगा, पाई लिखा रहेगा, लेकिन आर की जगह हमें ये रखना है क्या 1/4, और इसका क्या होल स्क्वायर। तो 3 तो ऐसे लिखा रहेगा, पाई भी लिखा रहेगा, और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना 16 हो जाएगा, तो 3/16, और यहाँ कितना पाई, ठीक है, 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्या 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक, तो ये वाला माध्य दे रखा है और ये वाला माध्यक दे रखा है, ठीक है। माध्य और माध्यक बंटन के लिए बहुलक का मान होगा, और हमें बहुलक का मान ज्ञात करना है। तो बस इसमें फार्मूला लगा देंगे, क्या 3 माध्यक बराबर क्या 2 माध्य और प्लस में क्या बहुलक, ये फार्मूला होता है हमारे पास, ठीक है। तो 3 माध्यक, अच्छा माध्यक की वैल्यू हमें दे रखी है 25.8, ये हमें माध्यक की वैल्यू दे रखी है, और 2 इंटू माध्य, और माध्य हमको दिया है 26.1, और बहुलक हमको निकालना है, तो बहुलक निकालना है, ठीक है। बहुलक लिए छोड़ दिया इसको। अब इसको गुणा कर लेंगे, 3 × 24 और 3 × 5 15, 16 17 और 3 दूनी 6 और 1 7, तो 77.4 ये आ रहा है इसका। यहाँ से 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये आ गया इसका, प्लस ये बहुलक, बहुलक ऐसे छोड़ दिया 77.4, और माइनस में कितना 52.2, इनको घटाना है, 4 में 2 गया 2, 7 में 2 गया तो 5 बचेगा, और 7 में 5 गया तो 2 बचेगा, यानी कि 25.2, इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या कि 25.2, ये 19वें का सी ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 20 है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या है, बारंबारता, माध्य, माध्यक, बी और सी दोनों, ये डी ऑप्शन में क्या लिखा है बी और सी दोनों, तो इसका बी और सी दोनों ऑप्शन सही होगा, मतलब ये डी वाला ऑप्शन इसको टिक करेंगे, क्यों, क्योंकि जो बारंबारता है वो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति के अंतर्गत जो डाटा लिखते हैं उसके लिए बारंबारता लिखते हैं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन कौन सी होती है, 3 मापें होती हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक, लेकिन यहाँ पर 2 लिखी है, तो आपको इसमें से ये डी ऑप्शन टिक करना है कि बी और सी दोनों, ठीक है। अब खंड बा है, खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, तो इन सभी प्रश्नों को हमें अच्छा साफ सुथरा लगाना है, ठीक है। तो 21 क्वेश्चन है, सभी खंड हल कीजिए, इसमें सभी खंड करने हैं भाई, 4 तक इसमें है तो 4 तक सारे के सारे हल करने हैं। तो जो का है इसमें पहला पार्ट है, दिया गया है कि मासा, अच्छा मासा दिया हुआ है HCF 99 और 153 का जो मासा दे रखा है वो 9 है, तो लासा हमें ज्ञात करना है, ठीक है। लासा किसका, इन्हीं दोनों संख्याओं का, इन्हीं दोनों संख्याओं का, मासा तो 9 है लेकिन इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या लासा कितना होगा वो हमें निकालना है, तो सीधी सी बात इसका फार्मूला लगा देंगे। अच्छा इसमें क्या क्या दिया पहले तो वो लिख लेंगे, तो 2 संख्याएं दे रखी हैं, तो लिखेंगे 2 संख्याएं, 2 संख्याएं बराबर, पहली संख्या 99 है और दूसरी है 153, और इसका मासा दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि मासा बराबर कितना 9, तो मासा तो 9 हो गया, और हमें क्या लासा फाइंड आउट करना है, तो क्या लिख लेंगे लासा बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, उसको थोड़ा सा लिख लेंगे क्योंकि अब ये वर्णात्मक प्रश्न है तो इसमें हमें लिखना भी है, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे लासा बराबर, और ये फार्मूला होता है क्या कि 2 संख्याओं का गुणनफल
दो संख्याओं का गुणनफल और बटे में क्या, मासा। तो बस इतना ही लिखना है इसमें। ठीक, तो दो संख्याएं कौन कौन सी है, एक तो 99 है, दूसरी 153 है, और अपॉन में कितना 9 है, क्योंकि जो मासा है वो 9 दे रखा है यहाँ पर, तो मासा जो अपॉन में 9 है वो लिख देंगे। अब 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, 9 बन जाए 9, तो 11 की मल्टीप्लाई 153 से करेंगे, तो 11 3 33 का 3 और 3 कैरी, 11 5 55, 55 में 3 जोड़ेंगे तो 58, 5 कैरी हो जाएगा, तो 11 एकम 11 और 11 5 कितना 16, तो 1683। तो इसका जो आंसर आएगा, जो लासा आएगा वो क्या 1683 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आंसर डाल देंगे। अब इसका खा क्वेश्चन है, अच्छा खा यहाँ डाल लेते हैं कि नंबर 21 का खा पार्ट, तो ऐसे खा पार्ट यहाँ पर डाल देंगे। फिर क्या है, खा में क्या है 2 cos स्क्वायर 45 - 1 इज इक्वल टू क्या cos थीटा, ये हमको दे रखा है और हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले वो लिखेंगे, क्या दिया है 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इज इक्वल टू क्या cos थीटा, तो हमें थीटा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 2 इंटू और कॉस स्क्वायर 45, ठीक है, कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो जब इसका स्क्वायर लगा है तो यहाँ पर भी स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, कॉस 45 का मान हम जानते हैं क्या 1/√2 होता है, जब इसका स्क्वायर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, -1 लिख देंगे, बराबर में क्या हो गया यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अब 2 इंटू यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2, भाई 2 का जो स्क्वायर होगा, √2 का जो स्क्वायर होगा वो 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ -1 है, बराबर में क्या कॉस थीटा हो जाएगा। अब 1 से 1 घटा देंगे, यानी कि ये 1 है, यहाँ -1 है और यहाँ cos थीटा है। कहने का मतलब ये है cos थीटा बराबर 0, भाई 1 में से 1 गया 0 बचा, तो cos थीटा बराबर, अब जो ये 0 है ये किसकी वैल्यू होती है cos में, तो ये होती है cos 90 की वैल्यू। ठीक है, cos 90 का मान क्या यहाँ पर 0 होता है, तो थीटा बराबर क्या 90 डिग्री, बस हमें थीटा का मान निकालना था और हमने यहाँ से थीटा का मान निकाल दिया, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो आंसर शीट में है इसी को थीटा बराबर π/2 लिखा गया है। तो अब चाहे 90 डिग्री लिखें, चाहे π/2 लिखें, या चाहे तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा बराबर π/2, तो दोनों ही आंसर इसके ठीक है। अब 21 का गा पार्ट लगाएंगे, बिंदुओं 4, y और 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। क्या, सबसे पहले हमें बिंदु दे रखे हैं, बिंदु कौन कौन से दिए हैं, बिंदु हमें दिए हैं सबसे पहले x1 y1, तो x1 y1 हमें दिया है 4, y, ठीक है, और x2 y2 हमको क्या दिया हुआ है, x2 y2 हमको दे रखा है इसमें 12, 3, ठीक है, 12, 3 ये x2 y2 दे रखा है, और बीच की दूरी, दूरी को हम d कहते हैं, स्मॉल d, तो ये भी दे रखी है हमको क्या 10 मात्रक। ठीक है, 10 मात्रक, ये हमको बीच की दूरी दे रखी है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इस y का मान निकालना है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले तो फार्मूला ही लिखेंगे, क्या कि बीच की दूरी, या ऐसे भी लिख सकते थे दो बिंदुओं के बीच की दूरी या बीच की दूरी। ठीक है, d बराबर क्या होता है √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो ये हमने फार्मूला लिख लिया। अब मान रखेंगे बीच की दूरी d, और d कितना है 10 है, तो यहाँ पर तो 10 लिख देंगे, और यहाँ पर क्या x2 - x1, अच्छा x2 क्या है, x2 ये 12 है, तो यहाँ 12 लिखेंगे, और x1 कितना 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 कितना 3 है, तो 3, और यहाँ पर y, तो सिर्फ यहाँ y लिख देंगे, इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ रूट ऑफ बना देंगे। अब जो ये रूट ऑफ है अगले स्टेप में हटा देंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहाँ लिख देंगे 10 का स्क्वायर, भाई रूट ऑफ जब यहाँ से हटेगा तो यहाँ जाके स्क्वायर बनता है, तो यहाँ 10 का स्क्वायर। अब 12 में अगर हम 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यहाँ 8 का स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 3 - y, तो 3 - y अभी हम ऐसे ही लिखा रख देंगे, 3 - y का होल स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ क्या है, यहाँ 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर कितना यहाँ पर हो जाएगा 100, और यहाँ 8 का स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर इधर आ जाएगा तो माइनस का 64 हो जाएगा, और यहाँ 3 - y का होल स्क्वायर लिखा रहेगा। उसके बाद अगर हम 100 में से 64 घटाते हैं तो हमारा 36 बचेगा, 36, और यहाँ 3 - y इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब जो ये होल स्क्वायर है जब यहाँ जाएगा तो क्या रूट ऑफ बन जाएगा। ठीक है, तो अगले स्टेप में लिखेंगे 36 का रूट ऑफ, और यहाँ 3 - y। अच्छा, जब ये 36 का रूट ऑफ होगा तो एक बार प्लस का 6 आएगा, एक बार माइनस का 6 आएगा, यानी कि 36 को हम लिखेंगे +-6, और यहाँ क्या है 3 - y। अब इस सवाल को यहाँ सॉल्व करके बताते हैं, यहाँ पे करते हैं क्या कि 3 - y, एक बार प्लस का 6 लेना है, और दूसरी बार में क्या 3 - y एक बार क्या लेना है माइनस का 6 लेना है। ठीक है, तो 3 और जो ये 6 लिखा हुआ 6 को यहाँ लाते हैं तो भाई माइनस का 6 हो जाएगा, और जो ये y है यहाँ जाएगा तो प्लस का पॉजिटिव हो जाएगा। इसी प्रकार 3 और जो ये 6 है यहाँ आएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा, y को इस तरफ ले जा रहे हैं तो y हमारा पॉजिटिव बन जाएगा।
यहाँ अगर हम 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा। तो ये y की वैल्यू एक तो माइनस की 3 आ रही है, दूसरी y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर 9 आ रही है। तो y की दोनों वैल्यू लिख देंगे। तो y की वैल्यू क्या, y बराबर माइनस का 3 या 9, तो दोनों ही आंसर आएंगे। ठीक है, कोई एक आंसर भी दे सकते हैं इसमें, वैसे दोनों आंसर ही आएंगे। ठीक है, अब 21 का घा नंबर करेंगे और घा में है बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। तो हमें समदूरस्थ बिंदु लेने हैं। ठीक है, जो x y बिंदु है इन दोनों से समदूरस्थ लेना है और x और y में एक संबंध बनाना है। तो ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहले जो बिंदु हैं वो लिख लेंगे। कौन कौन से बिंदु हमें दे रखे हैं, 3 बिंदु दे रखे हैं, तीनों को अलग अलग नाम दे देंगे। पहले a बिंदु को x y मान लेते हैं और जो b बिंदु है उसको मान लेते हैं, क्या दिया है इसमें, 3 और 6। ठीक है, तो 3 और 6 लिख देंगे। फिर सी बिंदु को मान लेते हैं -3 और 4। तो हमने ए बी सी 3 बिंदु अलग अलग मान लिए यहाँ पर। ठीक है, अब समदूरस्थ होने के लिए, समदूरस्थ होने के लिए समदूरस्थ होने के लिए जो ए और बी के बीच की दूरी है, ठीक है, वो ए सी के बीच की दूरी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, क्या कि समदूरस्थ होने के लिए ए बी के बीच की दूरी ए सी के बीच की दूरी के इक्वल होना चाहिए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ए बी दूरी है वो ए सी दूरी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बस फार्मूला लगा देंगे। क्या फार्मूला होता है, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पर भी, क्योंकि दूरी ही निकाल रहे हैं, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस क्या, y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस अब मान रख देंगे। अच्छा, जो ये रूट ऑफ है ना, जो दोनों तरफ लगे हुए हैं, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो अब अगले स्टेप में ये रूट ऑफ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो बस सीधे मान रखते हैं क्या, x2 - x1। अच्छा, x2 इसमें से हम क्या लेंगे, देखिए x2 - x1, तो x में से ये घटा लेते हैं। ठीक है, या फिर इसमें से ये घटा, दोनों एक ही बातें हैं, तो हम इसमें से ये घटा रहे हैं। तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ y में से 6 घटा रहे हैं, तो y - 6 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ इसमें से ये वाला, ठीक है, इसमें से ये घटा रहे हैं, यानी कि x माइनस, यहाँ तो माइनस ये पहले से ही, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x + 3 का होल स्क्वायर अब प्लस y - 4, ये y है और ये 4 है, तो y - 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ x - 3 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ x स्क्वायर प्लस 9 - 3 दूनी कितना, 6, तो 6x हो जाएगा। यहाँ से y स्क्वायर और 6 का स्क्वायर कितना, 36 हो जाएगा, -6 दूनी 12, तो यहाँ पर 12 y हो जाएगा। अब इसका भी स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ क्या, x स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 3 दूनी 6, तो 6x हो जाएगा, प्लस यहाँ y - 4 का स्क्वायर खोलेंगे, तो यहाँ से y स्क्वायर प्लस 4 चौके कितना, 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, तो यहाँ पर 8y हो जाएगा। ये हमने इसके स्क्वायर खोल लिए। अब क्या, जो कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल हो रहा है, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, 9 से 9 कैंसिल हो रहा है। ओके, एंड बस और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, जो बचा वो लिखेंगे। ये माइनस का 6x है, ये लिख देंगे। यहाँ प्लस का 6x है, तो ये जब इस तरफ आएगा तो माइनस का बन जाएगा। अब 12 है, तो माइनस का 12y लिख देंगे, और यहाँ 8y है माइनस की, जब ये इस तरफ आएंगे तो पॉजिटिव बन जाएंगे, प्लस का 8y। अब जो 36 है, तो प्लस का 36 है लिख लेंगे। ये जो 16 है यहाँ लाएंगे तो माइनस का 16 बन जाएगा, बराबर में 0। ये आपस में मिला के माइनस का 12x बन रहे हैं, और ये आपस में घट जाएंगे तो माइनस का 4y बचेगा, और ये भी आपस में घटेंगे तो प्लस का 20 बच रहा है, बराबर में क्या, 0। ठीक है, अब इन सबसे क्या, माइनस का 4 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 4 तियां 12, ओके, तो 4 तियां 12, 3x, और यहाँ से क्या, 4 एकम 4, तो ये भी खत्म। और ये जो माइनस है इसको भी प्लस कर देगा भाई, यहाँ भी प्लस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ ये माइनस इसको माइनस कर देगा, तो 4 पंचे 20, तो यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ 0। कहने का मतलब है 3x प्लस y - 5 बराबर 0, और ये 4 जब बट्टे में जाएगा तो ये वापस से 0 बन जाएगा। तो जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3x प्लस y - 5 बराबर 0, ये आंसर हो जाएगा। अब 21 का अड़ा वाला पार्ट है। एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। तो जो आधार की त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले त्रिज्या दे रखी है हमको, तो त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर और h ऊंचाई दे रखी है हमको 12 सेंटीमीटर, और शंकु का क्या आयतन ज्ञात करना है। तो लिखेंगे क्या, शंकु, फार्मूला लिखेंगे, शंकु का आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये फार्मूला होता है। बस में मान रखना और आंसर आ जाएगा 1/3। अच्छा, पाई, पाई को कुछ कहा नहीं गया, तो पाई को अभी फिलहाल पाई ही रखते हैं।
तो पाई का पाई हो गया, और आर स्क्वायर का मतलब यहाँ 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, ये आर स्क्वायर हो गया भाई। इसको 2 बार लिखना है, 2 बार लिख दिया। और एच की वैल्यू कितनी 12 है, तो यहाँ 12 लिख दिया। तो 3 एकम 3, 3 चौके 12, यहाँ पर 4 हो गया। अब ये 3.5 और 3.5 इनकी पहले आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 और 4 दिया 12, तो यहाँ आएगा 4 दिया 12, यहाँ 12 लिखना था, ठीक है। तो 25 हो गया और 4 दिया 12, ये हो गया। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई हो गई, ये मल्टीप्लाई यहाँ 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब 4 से इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अच्छा पाई रह गया यहाँ पर, पाई यहाँ पर लिखते रहेंगे, पाई रह गया ना, ये पाई यहाँ लिख दिया। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पंचे 20, 20 का यहाँ 0 यहाँ लिख देते हैं, 20 का 0, और 4 दूनी 8 और 2 10, 10 का 0, एक कैरी, और 4 दूनी 8, 8 ही कितना 9, और 4 एकदम 4, बस 4 ही होगा यहाँ पर। और यहाँ क्या पाई, ठीक है। यानी कि हम इसका आंसर कह सकते हैं 49 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के पास 0 0 तो वो हटा देंगे, 49 पाई। तो या तो यहाँ आंसर छोड़ देंगे, वैसे आप यहाँ आंसर पेपर में नहीं छोड़ना, ठीक है। आंसर कहाँ पे छोड़ना है इसका 49, और पाई को लिखना है 22/7, ठीक है। लास्ट में ये स्टेप करना है। तो 7 7 जा 49 और 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 और 1 15, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपको लास्ट में ना आंसर यहाँ पे छोड़ना है, पहले यहाँ तक दिखाना है, फिर आंसर ये छोड़ना है। क्योंकि एग्जामिनर पता नहीं क्या ही चेक करना चाहता है, वो ये चेक करना चाहता है या फिर वो ये चेक करना चाहता है। तो आपको ये दोनों ही आंसर यहाँ करने हैं, पहले पाई वाला मान निकालना है, लास्ट में पाई की वैल्यू रखनी है, फिर ये निकालना है इन छोटे सवालों में, ठीक है। बड़े सवालों में नहीं, बड़े सवालों में तो आपको शुरुआत से ही पाई का मान पता होगा। अगर नहीं भी दिया है बड़े सवालों में, तो वहां पर आपको 22/7 लेना ही लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 49 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे इसके। अब 21 का ये चा वाला पार्ट करेंगे, और चा में क्या है, निम्नलिखित सारणी से माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें माध्य ज्ञात करना है, और माध्य हमें किसका, इसका ज्ञात करना है। क्या वर्ग अंतराल बना हुआ है और बारंबारता बनी हुई है, ठीक है। तो जो पहले बना हुआ है वही बनाते हैं। तो बना लेते हैं। क्या यहाँ क्या दिया हुआ है, वर्ग अंतराल, उसके बाद हमें वर्ग चिन्ह बनाना होगा, तो वर्ग चिन्ह यही लिख लेते हैं, वर्ग चिन्ह। और उसके बाद क्या, बारंबारता, और बारंबारता को क्या हम लोग FI बोलते हैं, या फिर FI, ठीक है। F लिख देते हैं या फिर FI लिख देते हैं। और यहाँ पर हम लोग ना इसको कल्पित माध्य विधि से करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि से करने के लिए फिर हमें DI निकालना होगा, और DI क्या होता है, XI माइनस A, ठीक है। ये DI होता है XI माइनस A, और ये जो वर्ग चिन्ह होते हैं यही हमारे XI कहलाते हैं। फिर लास्ट में क्या DI FI होता है, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करना है, वो लास्ट में DI FI आता है। तो अब यहाँ लिख लेते हैं क्या क्या हमको दिया हुआ है। तो वर्ग अंतराल, अच्छा ब्लू पेन से करते हैं इसको, ठीक है। तो वर्ग अंतराल हमारे पास क्या है, 0 से 10 है पहले, फिर 10 से 20 है, और फिर 20 से 30 है, और फिर 30 से 40 है, उसके बाद 40 से कितना 50 है। ये हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। अब वर्ग चिन्ह हमें निकालने, तो उसके बीच की संख्या यानी कि यहाँ 5, यहाँ 15, और यहाँ कितना 25 यानी कि 25, और यहाँ 35, और यहाँ कितना 45, ठीक है। तो यहाँ 5 से लेकर 45 तक हमने इसको लिख लिया। अब जो FI हमको दे रखा है, इसके लिए 3 है, यहाँ 10 दे रखा है, यहाँ 11 दिया हुआ है, यहाँ 9 दे रखा है, और यहाँ कितना 7 दे रखा है। ये हमारी बारंबारता हो गई। अब हमें DI कैसे निकालना है, इसमें से किसी एक को A मानना है। तो बीच वाली संख्या को ले लेते हैं, इसको हम A मान लेते हैं, इसको हमने A मान लिया है। अब यहाँ पर जो DI है, ठीक है, वो DI कैसे निकलेगा, जो ये है A, इसमें से घटाएंगे, यानी अगर 25 से 5 घटाएंगे तो फिर माइनस का 20 आ जाएगा। 25 से अगर हम 15 घटाएंगे तो कितना, माइनस का 10 आ जाएगा। और 25 से अगर हम 25 ही घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। अब 35 से अगर 25 घटाएंगे तो सिर्फ 10 आएगा, और 45 से 25 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना, ये 20 आ जाएगा। अच्छा ये 20 लिखना था हमको, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 3 की 20 से करेंगे तो कितना 60 आ जाएगा, 10 का 10 से करेंगे तो माइनस का 100 हो जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का 100, और 11 की 0 से कर लेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, 9 की 10 से करेंगे तो 90 हो जाएगा, और 7 की 20 से करेंगे तो 140 हो जाएगा। तो ये हमने सारी मल्टीप्लाई भी कर ली यहाँ पर, ठीक है। अच्छा पटरी के द्वारा इसको कंप्लीट कर लेते हैं, पहले लाइनें वगैरह खींच लेते हैं, फिर आगे इसको बनाते हैं। तो ये हमने इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ क्या, कुल योग लिख लेते हैं, कुल योग, और किनका किनका योग, एक तो बारंबारता का योग निकालना है, और इसका FI/DI का भी योग निकालना है। तो बारंबारता को पहले जोड़ लेते हैं, ये कितना है, तो इनका योग कर लेते हैं। 10 में 3 जोड़ेंगे 13, और 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24, और 24 में 9 जोड़ेंगे तो 33 यानी 33, और 33 में 7 जोड़ेंगे तो 40, यानी कि ये तो 40 निकल के आ रहा है। इनको भी जोड़ना है। तो पहले 100 में 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 160, माइनस का 160,
तो अगर 60 में 100 जोड़ेंगे तो माइनस का 160 हो जाएगा, और 90 में अगर हम 140 जोड़ेंगे 230 हो जाएगा, तो 230 हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, इन दोनों को आपस में घटा लेंगे तो 70 बचेगा, यहाँ से वही पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा 70, ठीक है, पॉजिटिव है। तो अब हमें क्या कौन सी विधि लगाई है, कल्पित माध्य विधि, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, कल्पित माध्य और क्या विधि। तो कल्पित माध्य विधि से हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य। तो माध्य का फार्मूला x बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या a प्लस सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई, और अपॉन में क्या सिग्मा ऑफ एफ आई, ये फार्मूला होता है कल्पित माध्य विधि का। a की वैल्यू क्या है, अभी देखिए a यहाँ से हमने 25 निकाला है, तो बस जो ये 25 है यहाँ लिख देंगे, प्लस और सिग्मा ऑफ एफ आई डी आई कितना है, 70 है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ये 40 है, ये कट हो जाएगा 0 से 0, तो यहाँ 25 प्लस 7/4, और 7/4 को आपस में भाग करेंगे तो यहाँ भाग कर लेते हैं, तो 4 एकम 4, 3 बचेगा, अब पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ा लेंगे, तो 4 सत्ते 28, यहाँ 28 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 20, 4 पंचे 20, ठीक है। तो यहाँ तो ये हमारा जो ये हमने निकाला भाग, तो यहाँ लिखेंगे क्या 25 प्लस 1.75, तो 25 में जब एक जोड़ेंगे 26, तो 26.75 ये माध्य निकल के आ रहा है, तो ये x बार हो गया माध्य।